पिछले वीडियो में अपन ने सिंपल टिश्यू के जो हैं उसके 3 प्रकार अपन ने यानी कि पेरेन्काइमेटस, कोलोनकाइमेटस और मर्दूतक, स्थूल कोणोत्तक, दृढ़ोत्तक में से एक मर्दूतक का अध्ययन किया था। इस वीडियो में अपन स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ोत्तक जो होता है उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्थूल कोणोत्तक। तो कोलेन गिव एनिकाइमेट टिश्यू, तो कोलेनकाइमा शब्द स्लाइडेन द्वारा दिया गया। कोशिकाएं क्या होंगी? लंबी होंगी। कोशिका भित्ति इसकी मोटी होगी और इनके ऊपर सेलुलोज और पेक्टिन का जमा होगा। पेक्टिन की उपस्थिति के कारण, क्योंकि जल है वो आर पार नहीं कर सकता क्रॉस, तो ये क्या होंगे? हाइड्रोफोबिक प्रकार के होंगे। अगर पेक्टिन का जमा हो गया तो यानी कि जल है वो अब जल वैरागी, यानी कि उस पर जल है वहां से क्रॉस नहीं कर सकता है वो। तो ये जल वैरागी प्रकार की होंगी क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति पर पेक्टिन और सेल्यूलोज का जमा हो जाएगा। ये क्या है? ये एक सरल ऊतक ही है। सरल ऊतक का जो प्रकार है अपन दूसरा प्रकार पेरेन्काइमेटस के बाद में वो दूसरा प्रकार स्थूल कोणोत्तक है। तो इसकी कोशिकाएं पेरेन्काइमेटस जो होता है मर्दूतक उसकी तुलना मोटी होंगी और इन पर सेलुलोज और पेक्टिन का जमा होगा, और सेलुलोज और पेक्टिन का जमा होने के कारण जो जल है वो इनको जल का प्रवाह रोक देती हैं। इस वजह से क्या हो गई? हाइड्रोफोबिक प्रकार का हो गई, जबकि मर्दूतक में ऐसा नहीं था। कोलेनकाइमा, इसकी कोशिकाएं लंबी होंगी। इनकी कोशिका में द्वितीयक जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है के निर्माण और उसके कोनों में, यानी कि जो कोशिकाओं के जहाँ कोने होते हैं वहाँ पर पेक्टिन जम जाता है। पेक्टिन के जमाव कारण ये कठोर और मोटी हो जाती हैं। यह जो द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनकी हाइपोडर्मिस और जो लीफ के जो वेस्कुलर बंडल होते हैं कि ऊपरी और निचले हिस्से में पाए जाते हैं। ये इसकी जहाँ पर यह पाया जाता है, यानी कोलेनकाइमा कहाँ कहाँ पाया जाता है? एक तो ये जो होगा द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनकी जो हाइपोडर्मिस होगी वो कोलेनकाइमा की ही बनी होगी। दूसरा जो लीफ होगी, यानी कि जो पत्तियां लीफ जो होती हैं उनमें जो वेस्कुलर बंडल यानी जिनमें सेवन और जाइलम और फ्लोएम होंगे, तो जो वेस्कुलर बंडल है उसके ऊपरी और नीचे का जो भाग है वो वेस्कुलर बंडल है, उसके ऊपर और नीचे का भाग है वहां पर हाइपोडर्मिस होगी वहां पर। और इनकी जो हाइपोडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं, क्योंकि उन पर पेक्टिन का जमा हो रहता है, तो ये जो कोलेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती हैं इनके जो कोने होते हैं उन पर क्या होता है? सेकेंडरी सेल वॉल होती है, उस पर पेक्टिन का जमा हो जाता है। इससे उसकी तुलना में मर्दूतक की तुलना में कठोर होती है। उसकी तुलना वो एक मर्दू यानी कि सॉफ्ट था। सेकेंडरी जो सेल वॉल है उसमें सेलुलोज और पेक्टिन का जमा मुख्य इसके जो कैरेक्टर्स हैं, और इसकी यानी कहाँ उपस्थित कहाँ कहाँ पाई जाएगा ये? एक तो जो डाइकोट होगा उसके हाइपोडर्मिस, एंड जो लीफ होगी उसके वेस्कुलर जो बंडल होंगे, उस वेस्कुलर बंडल जो उसके अंदर जाइलम फ्लोएम होंगे उसके जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस की जो यानी ऊपर और नीचे की तरफ है वहाँ पर हाइपोडर्मिस ही पाया जाता है वहाँ पर। तो ये इसकी स्थिति, यानी कि जैसे कि मर्दूता का कॉर्टेक्स पिथ इन जगहों पर होता है, वैसे ही इसकी जो स्थिति है वह हाइपोडर्मिस और वेस्कुलर जो बंडल होते हैं उसके ऊपर और नीचे होगी। तो ये एक फर्क हो गया मर्दूतक और कोलेनकाइमा में। जो अगर अपन इनके अंतर की बात करें तो कि ये उसकी तुलना में थोड़ा कठोर होगा। क्यों होगा? पेक्टिन का जमाव इस पर हो गया है। इस वजह से ये
मृदुत्व की तुलना में कठोर हो गई। कोशिका भित्ति पर जो जमाव होगा, यानी कि कोशिका भित्ति के निक्षेप डिपोजिशन, उसके आधार पर इसको स्थूल कोणोत्तक को अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहले देखते हैं कोणीय स्थूलोत्तक, यानी कि जो कोणे होते हैं, यानी कि जो एंगुलर, यह सबसे आम प्रकार के स्थूल कोणोत्तक है जिनमें जीवित कोशिकाओं के कोणों पर जो डिपोजिशन होता है पेक्टिन, यानी कि केवल और केवल कोणे जो होंगे, कोण एंगल एंगुलर शेप में, वहां पर ही इनका जमाव होगा केवल। अर्थात जो डिपोजिशन है पेक्टिन सेलुलो केवल कोणों पर ही होता है और शेष कोशिका भित्ति पतली होती है। उदाहरण के लिए टमाटर और धतूरा जिनमें होगा, ये इस प्रकार के होंगे जो एंगुलर होगा, यानी कि इसका जो जमाव वो एंगुलर फॉर्म में होगा। केवल जो कोने होंगे वहीं पर होगा, बाकी वहीं पर कोशिका भित्ति है वो ज़्यादा मोटी होगी, बाकी कोशिका भित्ति है वो पतली होगी। दूसरा आएगा लेमिलर या प्लेटफॉर्म में। ये वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? ये सेलुलोज और पेक्टिन का जो जमाव है किस प्रकार से हो रहा है, उसके आधार पर इनका ये वर्गीकरण किया गया। तो इसमें जो होगा कोशिका भित्ति पर जमा होगा वो टेंजेंशियल, यानी कि जो भित्तियां होंगी जहाँ पर उस पर होगा, जिसके कारण कोशिकाएं क्या होंगी, लेमुलर फॉर्म, यानी कि पट्टिका, उसके बीच में से पट्टियां दिखाई देने लगती हैं, उसके बीच में जमा हो जाएगा तो पेक्टिन सेलुलोज सेकेंडरी सेल वॉल पर। उदाहरण के लिए जो मूली और सूर्यमुखी के जो तने हैं उनमें इसी प्रकार का जमा होता है। एक लेयर, यानी कि बहुत सारे लेयर बन जाएंगे उसमें, ये प्लेट के रूप में बन जाएंगे उसमें। तीसरा हो गया रिक्तिकामय। इस उत्तक की कोशिकाओं के बीच में क्या हुआ, इंटरसेलुलर स्पेस अधिक होंगे। सेलुलर और सेलुलोज और पेक्टिन का जो जमाव होगा वो इंटरसेलुलर जो स्पेस होगा उसकी भित्तियों पर होगा, इसीलिए इसको रिक्तिकामय बोला गया। उदाहरण के लिए साल्विया कुकुरबिटा के तने, ये मोस्ट्रा की जो वायवीय एरियल जो रूट होती है मोस्ट्रा की, उस पर इसी प्रकार का जमाव होगा सेलुलोज और पेक्टिन का। कार्य क्या क्या है कोलेन कैमा के? ये लचीलापन प्रदान करता है, यानी कि न तो सॉफ्ट होगा और न ज़्यादा कठोर होगा। ये पादपों के युवा और बढ़ते जो मैकेनिकल सपोर्ट है, यानी कि वो इसी के द्वारा मिलता है, और यह कुछ प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो इसका जो प्रमुख कार्य सामान्यतः होता है वो लचीलापन प्रदान करना है, यानी कि सॉफ्ट और हार्ड दोनों के इसमें कॉम्बिनेशन मान सकते हैं अपन। और युवा और जो पादप की युवा और बढ़ते हैं उसको यांत्रिक सहारा, और कुछ है प्रकाश संश्लेषण में मदद। तीसरा जो अपना उत्तक है सरल उत्तक, उसका जो प्रकार है वो है दृढ़ोत्तक। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये दृढ़ उत्तक है, कठोर। स्थूल कोणोत्तक और मृदुत्तक की तुलना में ये कठोर है, हार्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कठोर उत्तक। स्क्लेरेंकाइमा शब्द है वो मेटेनेस द्वारा दिया गया था। ये कठोर और मृत उत्तक है, नॉन लिविंग है ये। क्यों है ये? क्योंकि इसकी जो कोशिका भित्ति है वहाँ पर लिग्निन का जमाव हो जाता है, और लिग्निन के जमाव की वजह से ये कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। ये विभिन्न साइज और शेप की हो सकती हैं, अलग अलग जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग साइज और शेप की हो सकती हैं। तो ये सबसे दृढ़ उत्तक है पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा की तुलना में। लिग्निन का जमा होता है, कोशिकाएं मृत होती हैं इसकी। इसके कार्य क्या है? दृढ़ उत्तक की जो कार्य अपन अगर देखें, इसको और फर्दर डिवाइड किया गया है, फाइबर है दृढ़ कोशिकाओं में। इसके जो मुख्य कार्य हैं ये है यांत्रिक सहायता प्रदान करना, और जो पादप के शरीर में जो कठोरता होगी वो इसकी वजह से होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वो लिग्निन का जमा हो गया, इसलिए लिविंग नहीं होता है। ये केवल
उसको जो पादप वो यांत्रिक मुख्य जो कार्य इसका यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, क्योंकि ये कठोर होता है और जो पादप शरीर को कठोरता प्रदान करता है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।